हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के अंदर सेकंड एल्गोरिथम को, जिसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था मशीन लर्निंग की फर्स्ट एल्गोरिथम को, लीनियर रिग्रेशन को, जिसमें मैंने आपको उसका कंप्लीट इन डेप्थ मैथ इंट्यूशन बताया था एंड इम्प्लीमेंटेशन भी बताया था एसकेएलएन से। राइट। तो आई थिंक वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड एल्गोरिथम मशीन लर्निंग के अंदर, जिसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। राइट। तो ये एल्गोरिथम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, आपको इसका बेसिक सा मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज की भी वीडियो के अंदर पहले मैं आपको इसका इन डेप्थ इंट्यूशन बताऊंगा, जिससे आपको काफी इजी वे में इसको समझ आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आप देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पे ना, अब ये देखो, जो रिग्रेशन है ना, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा कि रिग्रेशन का मीनिंग सिंपल क्या होता था, कि जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी वो आउटपुट फीचर की। राइट। बट जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। अब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, यानी कि वो वहाँ पे क्या होगा, आउटपुट फीचर जो होगा ना, वो कैटेगरीज वाइज होगा। राइट। पहली मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पे तो रिग्रेशन है। ठीक है, तो इसका आउटपुट वेरिएबल क्लासिफिकेशन कैसे आएगा। तो यहाँ पे यही टास्क है कि इसको समझना। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई यहाँ पे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा है, यहाँ पे जो आउटपुट फीचर आने चाहिए वो कंटिन्यूस आने चाहिए वैल्यू, राइट, नंबर्स की फॉर्म में। बट आप बोल रहे हो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगी। यस, यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगी, और ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। राइट। ओके। अब मैं आपको बता रहा था, तो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है, हमारी मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम है जो बेसिकली सोल्व करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को। टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहली चीज आपने क्या सीखी, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारी एल्गोरिथम है, तो ये बेसिकली क्या करती है, ये सोल्व करती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था सिंपल सा, कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका वो आउटपुट फीचर, राइट, कैसा होगा, कैटेगरीज वाइज होगा। कैटेगोरिकल डेटा होता है वहां पे। राइट। ये तो एक बहुत सिंपल सा मीनिंग हो गया क्लासिफिकेशन का, लॉजिस्टिक का आपने सीख लिया। अब मैं मेन बताता हूँ जो मैंने इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा है, फिर आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। जैसे पहली लाइन को रीड करो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क का क्या मतलब होता है, आपने क्लासिफिकेशन का मतलब तो आपको पता है, कि जहाँ पे जो आउटपुट फीचर होगा वो कैसा होगा, कैटेगरीज वाइज डेटा होगा। राइट। बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाइनरी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो बाइनरी डेटा होता है, राइट, आपने बाइनरीज वैल्यू सुनी होगी, जीरोस और वन वाली। राइट। आपको बाइनरीज का मतलब पता होगा, जहाँ पे वैल्यूज कैसी होती है, जीरोस वन वाली। राइट। तो यहाँ पे यही है। अब जो हमारे पे, हम कुछ इसी तरीके से जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर देखेंगे, राइट, जहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे, और पहली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो मैंने आपको बताया, मैं एक एक चीज को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या होगी, दो टाइप की प्रॉब्लम्स होगी। एक होगी हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बाइनरी क्लासिफिकेशन। एक होगी हमारे पास मल्टी क्लास, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ऊपर मैंने यही लिखा है
Logistic regression is a fundamental of machine learning algorithm used for binary classification task where the target variable, target variable means वो output feature takes only two possible outcomes, यानी कि वो बोल रहे हैं जहां पे output feature जो होगा, ये वेरिएबल जो होगा वो दो ही पॉसिबल आउटकम लेगा, आइदर 0 और 1। क्लियर है? क्योंकि बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाइनरी डेटा आपने सुना होगा, राइट? बाइनरी का सिंपल सा मीनिंग होता है 0 और 1। अब ये समझो, तो पहली लाइन आपको समझ आ गई होगी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या मतलब है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, याद रखना। ये रिग्रेशन लिखा है, इट मींस ये रिग्रेशन वाली एल्गोरिथम नहीं है, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि जहाँ पे आउटपुट फीचर कैसा होगा, कैटेगोरिकल डेटा होगा, राइट? इसमें बेसिकली टू टाइप की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नंबर वन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, जहाँ पे टारगेट वेरिएबल क्या होगा, उसकी दो ही पॉसिबल आउटकम होगी, 0 और 1। तो अभी मैं आपको आगे से और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको आगे, ठीक है? और मल्टी क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक पहली लाइन आपको समझ आ गई होगी। अब मैं सेकंड लाइन को रीड करता हूँ। डिस्पाइट इट्स नेम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि आप इसके नेम से कंफ्यूज मत होना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, rather than a रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो पहली दो लाइन आई थिंक आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या लेता हूँ बेसिकली ना, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, राइट? तो लेट सपोज हम क्या करते हैं ना, एक स्टूडेंट का डेटा ले लेते हैं, ठीक है? तो हम डेटा सेट ले लेते हैं बेसिकली स्टूडेंट का, ठीक है? उसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, हम दो फीचर बना लेते हैं, ठीक है? और उसका जो टारगेट वेरिएबल होगा वो कैसा होगा, आउटपुट फीचर जो होगा वो एक कैटेगरी वाइज डेटा होगा, राइट? तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, मैंने बोला लेट सपोज पहला फीचर बना लेते हैं कि नंबर ऑफ प्ले आवर्स, ठीक है? दूसरा हम ले लेते हैं पास और फेल, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अब देखो ये इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं स्टूडेंट का डेटा सेट ले रहा हूँ। लेट सपोज वो आईआईटी, आप एक आईआईटी के स्टूडेंट हो, राइट? आप आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो लेट सपोज हम यहाँ पे दो फीचर बना लिए मैंने, नंबर ऑफ प्ले आवर्स, कि आप कितने घंटे खेलते हो, और ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कितने घंटे खेल लो कि आपका आप उसमें पास होगे एग्जाम में, फेल होगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट फीचर आएगा वो कैसा होना चाहिए, कैटेगोरिकल होना चाहिए, राइट? सो मैंने बोला लेट सपोज आप 10 आवर्स खेलते हो दिन में। अब आप सोचो 24 आवर्स में आप 10 आवर खेल रहे हो, राइट? सो अब पास हो सकते हो, फेल हो सकते हो। ऑब्वियसली आप फेल होंगे, राइट? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट? लेट सपोज आप 9 आवर खेलते हो, उसमें भी आप फेल हो जाओगे, राइट? लेट सपोज आप 8 आवर्स खेलते हो, उसमें भी चांसेस है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप ज्यादा खेल रहे हो, पढ़ाई कम कर रहे हो, राइट? आप 8 घंटे सिर्फ खेल ही रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट? 7 आवर्स ले लेते हैं, उसमें भी हो सकता है कि आप फेल हो जाओगे, राइट? 6 आवर्स ले लेते हैं, यहाँ पे भी आप फेल हो सकते हो, क्योंकि आपकी चांसेस ज्यादा है कि आप खेल ही ज्यादा रहे हो, राइट? पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप। अब लेट सपोज यहाँ पे आते हैं 5 आवर्स में। तो 5 आवर्स में आप हो सकता है कि आप दिन में 5 घंटे खेलते हो, बाकी पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको चांसेस है कि आप पास हो सकते हो। लेकिन आईआईटी वाले एग्जाम में तो आपको आप 1 घंटे खेलो वही इनफ होगा, राइट? क्योंकि आप जानते हो आईआईटी एग्जाम कितना टफ होता है, राइट? ये तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब जब आप आईआईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, आप 10 घंटे उसमें खेल रहे हो, तो आप बहुत कम चांसेस है कि आप उसको क्लियर भी कर पाओगे, राइट? सो मैंने बोला कि लेट्स सपोज आप 5 आवर्स खेलते हो, राइट? और तो मैंने बोला लेट्स सपोज आप पास हो सकते हो। 4 आवर में चांसेस है कि यस आप पास हो सकते हो। 3 आवर्स में चांसेस है कि आप दिन में 3 घंटे खेलते हो तो पास हो जाओगे। मैं बेसिकली एक डेटा सेट बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट? लेट्स सपोज 2 आवर्स में तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, राइट? क्लियर है? लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक ऐसा डेटा सेट ले लेते हैं, आप 1 घंटा खेलते हो लेकिन तब भी आप फेल हो रहे हो। ऐसा क्यों? एक तरीके का आउटलायर ले लो, मतलब जो आपके लॉजिक से बिल्कुल अलग जा रहा,
ठीक है, ऐसे अभी अपने माइंड के अंदर सोच लो, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि मतलब आप ट्राई तो करो लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट। तो ऐसे मैंने ले लिया, तो एक काम करते हैं ना, ठीक है, हम चलो इसको ही ले लेते हैं। ये सिर्फ मैं एक डमी डेटा सेट बना रहा हूँ, ठीक है, ये राइट। मैंने बेसिक डेटा सेट बना लिया यहाँ पे। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, अब इसको हम सोल्व करेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन से। तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे जो आउटपुट फीचर है वो कैसा है, कैटेगोरिकल है, यानी पास फेल पास फेल पास फेल, यानी दो कैटेगरी में से है, पास हो गया फेल हो गया कैटेगरी, राइट। अब देखो बाइनरी क्या कहता था कि उसकी दो पॉसिबल आउटकम होगी, या दो पॉसिबल आउटकम है, या तो पास है या फेल है, राइट। अब बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाइनरी बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा जीरो और वन में। जो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा ना वो उसको कन्वर्ट करेगा जीरो और वन में, क्योंकि बाइनरी का मैंने मतलब बताया था आपको, आइदर जीरो या वन, ठीक है। तो लेट सपोज फेल के केस में ले लेगा जीरो, ठीक है, फेल के केस में ले लेगा जीरो, पास के केस में ले लेगा वन 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 जीरो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने वन नामा लिखा वो फिर भी फेल हो रहा है, राइट। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आप देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, बाइनरी क्लासिफिकेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली प्रॉब्लम को। सो यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है जीरो और वन की फॉर्म में, राइट। फेल को हमने डिफाइन कर दिया जीरो से, और पास को हमने डिफाइन कर दिया वन से। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं, जो भी हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब हम मॉडल बनाएंगे, राइट, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि उसका जो आउटपुट फीचर होगा, राइट। लेट्स सपोज ये मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मैं मॉडल बना रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बना रहे हैं, तो बेसिकली इसमें होगा क्या, यहाँ पे इसमें दो आउटपुट फीचर होंगे, राइट। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे दो आउटपुट फीचर होंगे, जो उसकी आउटपुट फीचर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी दो पॉसिबल आउटकम होगी। यानी कि आप देखो जो कैटेगरीज में होंगी, आपने क्या देखा, दो कैटेगरीज में है, राइट। जैसे मेरे केस में आई कैटेगरी थी पास, एक थी फेल, राइट, देख लो। और हमने डिफाइन कर दिया बाइनरी, और इसको बाइनरी से सोल्व करें तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगी जीरो, क्लियर है। ये तो सिंपल सा मीनिंग हो गया। अब ये बोल सकते हो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो कैटेगरीज होंगी ना, यानी कि जो कैटेग आउट का आउटपुट फीचर जो होगा, ठीक है, आपका बेसिकली जो आउटपुट फीचर जो होगा उसमें जो कैटेगरीज होंगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे होगी, ऐसे यस नो वाला ले लेते हैं एग्जांपल, राइट। या फिर लेट्स सपोज पास और फेल वाले हो सकते हैं, इस तरह से होगी कैटेगरी, तो दो कैटेगरी। या फिर आप कोई प्रोडक्ट को बाय करोगे या वांट बाय, ठीक है, तो हम लिखते हैं विल बाय और वांट बाय, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, राइट। तो आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर है। देखो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई वो अब हमने न्यूमेरिकल जो हमारा आउटपुट फीचर है, राइट, हम बेसिकली उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन में जीरो वन से शो कर रहे हैं, तो इट मींस वो बाइनरी क्लास, हम इसको लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इसे लॉजिस्टिक से क्यों करें, हम तो लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब जो आउटपुट फीचर जो था कैटेगरीज वाला बाइनरी क्लासिफिकेशन में जीरो वन की फॉर्म में आ रहा है, राइट, डेटा। अब आप सोचोगे, मैं आपको बताता हूँ, देखो, यस इसको आप सोल्व कर सकते हो, बट वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ना हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट करके आपको काफी इजी वे में समझ आ जाएगा। ओके, इसको लाइन को साइन सही कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इक्वेशन सेम होगी। जो आपने बेस्ट फिट लाइन आप देखते थे ना लीनियर रिग्रेशन के अंदर, यहाँ भी हम बेस्ट फिट लाइन को ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, तो लेट सपोज जो जीरो वाला होगा, राइट, जीरो वाला मेरे को ओरिजिन पे मिलेगा, राइट, और वन वाला मैंने बोला लेट सपोज इस वाले पॉइंट पे मिलता है, और यहाँ पे मेरे वो डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे, लेट सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, राइट। इस लाइन को थोड़ा सा मिला लेता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ये आपका बताएगा वन वाला बताएगा बेसिकली आप
पास वाली कैटेगरी को बता रहा है, राइट, ये फेल वाले को बता रहा है। अब हम पहले क्या ट्राई कर रहे हैं, पहले हम ट्राई करेंगे बेसिकली इसको लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करेंगे सारी प्रॉब्लम को, राइट, क्लियर है। क्योंकि आप बाइनरी में देख रहे हो ना, बाइनरी में और 0 और 1 से आपने इसको डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कोई पॉसिबल आउटकम है। अब हमने, ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए बाइनरी को भूल जाओ, मैंने सिंपल आपके पास एक इनपुट फीचर है कि नंबर ऑफ प्ले आवर्स, और एक आउटपुट फीचर दे रखा है यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में, आप इस तरह से समझो, ठीक है, क्लियर है। और जो पास और फेल वाला मैं आपको बता रहा हूँ, तो लीनियर रिग्रेशन में हम सिंपल क्या होगा, लेट सपोज जो 1 वाला है, राइट, वो कुछ इस तरह से बनेगी, इसकी लाइन मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, 1 वाला ऐसे जाएगा, और 0 वाला आप देखोगे वो आपको इस वाली लाइन पे मिलेगा, राइट। सो पहले केस में क्या था, स्टूडेंट 10 घंटे खेलता था, राइट, तो जो मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ मीन्स वो फेल हो जाएगा, राइट, जो 10 घंटे खेल रहा है वो तो फेल ही हो जाएगा, राइट, क्लियर है। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 9 आवर वाला भी, 8 आवर वाला भी, ठीक है, 7 आवर वाला भी, 6 आवर वाला भी, क्योंकि ये 0 पे आ रहे हैं, राइट, 0 पे फेल होते हैं, राइट, ओके। अब ग्रीन कलर से ले लेते हैं, 5 पे मैंने कहा था कि वो पास हो सकता है, उसको इस वाली कलर से कर देते हैं। 4 पे भी पास हो सकता है, 3 पे भी पास हो सकता है, 2 पे भी पास हो सकता है, और लेट सपोज 1 पे मैंने बोला था, सॉरी इसको रेड कलर से कर लेते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है, वो पढ़ तो रहा है लेकिन फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहा एग्जाम, ठीक है, राइट। तो अगर मेरे को बेस्ट फिट लाइन मिल रही होगी, लेट सपोज मेरे को इस यहीं कहीं पॉइंट पे एक बेस्ट फिट लाइन मिल रही होगी, राइट, अगर मैं बेस्ट फिट लाइन देखूं तो मेरे को कहीं इस पॉइंट पे क्या होगी, एक बेस्ट फिट लाइन मिल रही होगी, राइट, इस तरह से आप देखो, राइट, इस तरह से मेरे को बेस्ट फिट लाइन मिल रही होगी। तो अब आप ये देखो, अच्छा मैंने ऊपर एक देख लेता हूं, मैं 0 को, पास को मैंने 1 से डिफाइन किया, ठीक है, पास को मैंने 1 से डिफाइन किया था, 0 को मैंने 1 से डिफाइन किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मेरे को बेस्ट फिट लाइन मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हम एक 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू ले लेंगे, लेट्स सपोज 0.5, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। और जब हम इसको प्लॉट करेंगे, इसका स्लोप देखेंगे तो हमें कुछ इस पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बेस्ट फिट लाइन पे भी मिल गया, ठीक है, हमने इसको प्लॉट भी कर दिया, लीनियर रिग्रेशन से बता रहा हूँ, जो हमारे पास इक्वेशन होती थी ना, आपको याद होगा, वाई प्रिडिक्ट हम जो करते थे, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स, ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से हमें मिल गया, लेट सपोज मैंने बोला कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसे पॉइंट यानी कि जो आउटलेट्स पॉइंट है, ठीक है, कुछ आउटलेट पॉइंट्स आ गए, लेट सपोज 11 आवर्स आ गया, 12 आवर आ गया, ठीक है, 13 आवर आ गया। अब आप देखो, अब भाई आपकी बेस्ट लाइन तो इस वाले पॉइंट पे मिल रही है, राइट, ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेस्ट लाइन तो अब इसको यहाँ से मिल गया, और यहाँ पे प्रिडिक्ट भी कर लेगा बिल्कुल सही, लेकिन जैसे जैसे नया डेटा पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, राइट, तो यहाँ पे ना ये लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि ये फिर एक गलत प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। अब आप देखो ना, बेस्ट फिट लाइन ये है तो आपको इस पॉइंट पे मिल जाएगा, यहाँ पे तो बेस्ट फिट लाइन नहीं है, फिर ये दूसरी बेस्ट फिट लाइन को ढूंढेगा, राइट, लेट्स सपोज दूसरी बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे जाती है, ठीक है, फिर ये दूसरी बेस्ट फिट लाइन देखेगा, अब ये देखेगा भाई ये वाली आपकी, ये बेसिकली क्या आती है, बेस्ट फिट लाइन होती है, राइट, बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि जैसे नए डेटा पॉइंट्स ऐड हुए, यानी कि ये जो नए 3 डेटा पॉइंट्स ऐड हुए, राइट, इसकी वजह से क्या हुआ, एक नई बेस्ट फिट लाइन बन गई। अब क्या होगा, जो पहले जो डेटा पॉइंट्स है वो पहले तो सही प्रिडिक्ट करा था, अब नई बेस्ट फिट लाइन होगी, ये ले लेगा, तो इस केस में लेट्स सपोज ये यहाँ पे बनेगा, इसको ड्रॉ करते हैं एक बार, ठीक है, ओके, सॉरी, ठीक है, अभी इस पॉइंट से लेगा, ठीक है, नहीं इस पॉइंट से, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे दिखाना है, तो इसको रब कर देते हैं एक बार, ठीक है, लेट्स सपोज 12 पे दिखाना, आप देख रहे हो ना, यहाँ से अभी इस तरह से पॉइंट लेगा, राइट। तो इसकी वजह से होगा क्या ना, आप देख रहे हो एक नई बेस्ट फिट लाइन है कि कितनी ज्यादा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पहले जो सही प्रिडिक्ट करा था, अब ये उन वैल्यू को गलत प्रिडिक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप इसको लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करोगे, राइट।
तो तभी मैं उसको बता रहा था कि जैसे आपके माइंड में कुछ ना होगा कि भाई अब वैल्यू तो कंटिन्यूस वैल्यूज होगी 0 1, राइट, हम इसको लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि जैसे जैसे नए डेटा पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, राइट, आपने देखा कि 10 के बाद 11 12 13, ठीक है, ये ऐड हो गए। इवन लेट सपोज माइनस में भी नंबर जा सकते हैं, राइट। मतलब ये वाला एग्जांपल ना लेके मैं बोल रहा हूँ, ये वाला स्टूडेंट एग्जांपल लेके कुछ और डेटा से सोच सकते हो जहाँ पे माइनस में नंबर चले गए, right? इस तरह से मतलब कुछ और डेटा जा रहा है, लॉजिक से बाहर जो डेटा जा रहा है, इस तरह से समझ सकते हो, या फिर कुछ नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। बेसिकली मैं डेटा पॉइंट्स को बोलूंगा आउटलायर, ठीक है, क्योंकि आउटलायर भी तो प्रेजेंट हो सकता है आपके डेटा सेट के अंदर, राइट। तो वहां पे आप इसको लीनियर रिग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो, वहां पे आप इसको सॉल्व करोगे किससे? लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। अब देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, ये भी एट द एंड बेस्ट फिट लाइन को ही ढूंढेगा, राइट। ये भी एट द एंड, और ये जो 0.5 वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली थर्ड शॉर्ट वैल्यू होगी, ठीक है, ये बेसिकली थर्ड शॉर्ट वैल्यू होती है, राइट। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा? अगर कोई दिक्कत नहीं है, वो जो नई बेस्ट फिट लाइन बन रही थी ना, ठीक है, वो क्या करेगा? जो नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, राइट, आप देख रहे होंगे इससे 11 12 13, राइट, तो उनको क्या करेगा? स्क्वीज कर देगा, स्क्वीज। अभी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा स्क्वीज का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये स्क्वीज कर देगा, ठीक है, डार्क नहीं हो रहा है, इसको स्क्वीज थोड़े से डार्क कर देता हूँ। तो बेसिकली वो क्या कर देगा? स्क्वीज कर देगा। अभी कलर चेंज कर देता हूँ। अगर जो नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, ये जो आउटलायर्स हैं, इसको क्या करेगा? स्क्वीज कर देगा। अभी स्क्वीज क्यों करता है? ठीक है, इनकी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, स्क्विशिंग कर देगा, ठीक है, इनको स्क्वीज कर देता है। अब देखो स्क्वीज का फायदा क्या होगा? इसका ये फायदा होगा कि अगर जैसे जैसे नए डेटा पॉइंट्स आते रहेंगे ना, ठीक है, अब ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उनकी जो वैल्यूज होगी, जो आउटपुट, ठीक है, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगी। यानी कि अगर ये इस पॉइंट पे है तो ये इस वाले पॉइंट पे ही लाई करेगी। देख रहे हो? 0 इस पॉइंट पे आपको क्या मिला था? 0 मिला था, राइट। अब कितने भी नए डेटा पॉइंट्स ऐड ऐड हो जाए तो इस, ठीक है, ये इसको क्या करेगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसको स्क्वीज कर देगा। ठीक है, स्क्वीज में सिंपल क्या होगा? जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं एक रेंज में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे लेट्स सपोज 13 आ गया, तो वो रेंज में डिवाइड हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में ही उसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक, अब चाहे जितने मर्जी डेटा पॉइंट्स आ जाए, तो यही बेनिफिट होता है जब आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो बाय यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि जितने भी नए डेटा पॉइंट्स ऐड होते रहे वो क्या करेगा? उसको स्क्वीज कर देगा। ठीक, अभी मैं बताऊंगा स्क्वीज करता कैसे है, इसके पीछे एक टेक्निक होती है। बट वो अब देखो, अब जितने भी डेटा पॉइंट्स आते रहे ना, वो इसी लाइन के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। लेट सपोज 13 आ गया, तो 13 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, एक रेंज के बीच में। और इसकी आउटपुट जो फीचर को ना, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मीनिंग समझ आ गया होगा, ये बहुत थ्योरी पार्ट था इसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ना, इससे कुछ आपको इन डेप्थ इंट्यूशन बताता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, राइट। क्योंकि आपको बेस्केट लाइन से आप लीनियर रिग्रेशन में सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भाई जैसे जैसे नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे आउटलायर प्रेजेंट उसमें आउटलायर ऐड हो रहे हैं, तो जो प्रिडिक्ट करना है वो सही नहीं कर पाएगा, वो गलत प्रिडिक्ट करेगा, राइट। क्योंकि आपकी जो बेस्ट फिट लाइन है वो शिफ्ट हो गई है, राइट। आपको पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ इस वाले पॉइंट पे मिल रही थी, राइट, अब चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे 5 की ले लो, लाइक सपोज 5 की आपको 0.5 मिली, राइट, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5 आएगी, कि 0.5% चांस है कि आप पास हो सकते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई तो इसको बोलते हैं स्क्वीशिंग टेक्निक। स्क्वीज कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और वो करता क्या? स्क्वीज जीरो, जो भी वैल्यूज होंगी ना, उसको 0 से 1 के बीच में रेंज में कर देगा, और जो उसकी आउटपुट जो वैल्यूज आएंगी, जो मतलब जिनको प्रिडिक्ट करेगा प्रोबेबिलिटी को, राइट। अब ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में लाया जाए, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज आनी चाहिए वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, राइट। आपने देखा था ना, पास और फेल मैंने दो बाइनरी वैल्यू में डिवाइड किया था, राइट, 0 और 1। क्लियर है? यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके इन डेप्थ मैथ इंट्यूशन की तरफ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास इसमें पहला फंक्शन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, जो बेसिकली स्क्वीज करता है।
तो नंबर 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिग्मॉइड। ओके, इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। अब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा जो मैं बोल रहा था कि स्क्वीज कैसे करता है। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। देखो, अब सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का सबसे पहले ना मैं आपको इसका दूसरा नाम पता क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है लॉजिस्टिक फंक्शन। तो सही कर देते हैं, लॉजिस्टिक फंक्शन। ठीक है, देखो, सिग्मॉइड फंक्शन की अगर मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूं तो कैसे डिफाइन होता है, इसको डिफाइन करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मॉइड सिग्मा से डिफाइन होता है। यहाँ पे होता है पैरामीटर जेड, जो मैं बताऊंगा जेड क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी हम आपको एक एक पैरामीटर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक पैरामीटर क्या चीज है, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई जेड, सिग्मा से डिनोट करते हैं 1/e⁻⁻z। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो सिग्मा की जो वैल्यूज होगी यानी कि, ठीक है, जिसको स्क्वीज करेगा वो 0 से 1 के बीच में होगी, राइट? 0 to 1। क्योंकि अब 0 to 1 आप खुद एक चीज और सोचो, मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी में बताया है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होगी थी, तो तभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, राइट? जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका मेनली काम क्या होता है जो मेरे डेटा पॉइंट्स आउटलायर प्रेजेंट आ रहे हैं, राइट, सॉरी आउटलायर आ रहे हैं या फिर नए डेटा पॉइंट्स ऐड आ रहे हैं, वो क्या करेगा बेसिकली उनकी वैल्यूज को 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, उनकी प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करेगा, तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 के बीच में आएगी। क्योंकि अब चाहे जितने मर्जी डेटा पॉइंट्स ऐड हो जाए, राइट, सिग्मोइड फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, उन सबको इसी लाइन के अंदर लाई करेगा, राइट, इसी लाइन में, ताकि उनकी वैल्यू को इजी वे में प्रिडिक्ट कर सके। क्योंकि आप लीनियर में देख लो ना, जैसे जैसे डेटा पॉइंट ऐड होते रहेंगे, जो आपकी बेस्ट फिट लाइन है वो क्या होती रहेगी, शिफ्ट होती रहेगी, राइट? तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जो पहले उसने वैल्यू प्रिडिक्ट करी थी फिर उनको गलत प्रिडिक्ट करेगा, राइट? तो इसलिए यहाँ पे सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको इसमें इसमें वो बताया था, और उसका नाम क्या होता है, लॉजिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं इसको, राइट? क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले ना मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि यहाँ पे वो z क्या है। ये z देख रहे हो ना, z कहाँ से आ रहा है? तो इसके पहले आपने मैंने एक इक्वेशन बताई थी आपको, क्या चीज? जैसे मैंने आपको इक्वेशन बताई थी वाई कैप वाली, राइट? वाई कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। ठीक है, या फिर और दूसरी इक्वेशन क्या बताई थी, अगर इसको थीटा की फॉर्म में लिखना है तो एच नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1। ये वाली वैल्यू बताई थी मैंने आपको, राइट? सॉरी, ये वाली इक्वेशन बताई थी। तो बेसिकली क्या करती थी, बेस्ट फिट लाइन को कैलकुलेट करती थी, सॉरी बेस्ट फिट लाइन पता लगाती थी, बेस्ट फिट लाइन मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट करती थी, बेस्ट फिट लाइन का पता लगाती थी, राइट? ये क्वेश्चन आपको मैंने लीनियर रिलेशन में बताई थी। अब यहाँ पे जो z है ना, z वो यही है, आप जो देख रहे हो ना ये वाली वैल्यू, ठीक है? z क्या है बेसिकली, ये बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, और या फिर हम बोल सकते हैं z इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1। तो यहाँ से वो z कैलकुलेट होता है। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, तब आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन समझ आ जाएगा। ठीक है, बट आपको ये समझ आ गया कि z की वैल्यू कहाँ से आ रही है, z की वैल्यू कहाँ से आ रही है, थीटा नॉट प्लस, मतलब जितने भी स्लोप और इंटरसेप्ट थे ना, तो आपको याद है ना, और जितने भी डेटा पॉइंट्स है वहां से z की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और सिग्मा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, H0 of x इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1, राइट? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होता था, जेड ही तो होता है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी।
और ये जो, फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो थीटा, ये वाली वैल्यू किसको बताता है, ये वैल्यू बताता है बेसिकली जेड की वैल्यू को, राइट। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ एच नॉट ऑफ एक्स, वो क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू लिख दें यहाँ पे, सिग्मा क्या था, 1/1 + e⁻⁻z। ये इस तरह कैलकुलेट होता है सिग्मॉइड फंक्शन। आई थिंक यहाँ आप सिर्फ सिग्मॉइड फंक्शन की इक्वेशन देखो, सिग्मा से जैसे डिनोट करता है 1/1 + e⁻⁻z। जेड कहाँ से आता है, जेड हमारी वो डेथ स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन से आता है, राइट। बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 या फिर थीटा नॉट प्लस थीटा 1x1, राइट। यहाँ से x कैलकुलेट होता है, सॉरी, यहाँ पे वो z कैलकुलेट होता है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, और शॉर्ट में कि 1/1 - z को कैसे लिखूंगा, थीटा नॉट प्लस थीटा 1x1, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ। आई थिंक ये आपको समझ आ गया, ये तो सिर्फ मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, मेन आप इस वाली क्वेश्चन को समझ लो तो तब तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है, कि z कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। सो वेयर, z को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, एंड इस z को भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, पता है कहाँ पे, सिगमोइड फंक्शन को डीप लर्निंग के अंदर, इज द इनपुट टू द फंक्शन, इसका नाम होता है इनपुट टू द फंक्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। पहले मैं बस बताता हूँ कि जो सिगमोइड फंक्शन आप समझ गए ना, तो बेसिकली कर क्या रहा है, जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उनकी वैल्यू को मैप कर रहा है 0 और 1 की फॉर्म में, राइट। तो अगर मैं इसके एक डेफिनेशन बता दूं, तो मैं इसके पॉइंट्स करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो वही मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द सिग्मोइड फंक्शन मैप्स रियल वैल्यू नंबर, जो भी आप देख रहे हो ना, रियल वैल्यू नंबर आ रहे थे, आउटलेट्स आते हैं, राइट, उनकी वैल्यू को क्या करेगा, रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज में कर देगा, 0 से 1 की फॉर्म में, देख, राइट। सॉरी, 0 और 1, 0 और 1 वाली रेंज में डाल देगा वैल्यू, राइट। ये सिग्मोइड फंक्शन बताया था मैंने आपको, ठीक है, 0 और 1 की। अब देखो इसकी जो आउटपुट को कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेगा, और इसकी आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगी, बेसिकली उनकी प्रोबेबिलिटी को निकालेगा, एंड इट्स आउटपुट कैन बी इंटरप्रेटेड एज प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, तो थोड़ी सी यहाँ पे पॉइंट्स एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मैंने आपको सिग्मोइड फंक्शन की इक्वेशन याद होगी, राइट, 1/1 और जेड कहाँ से आ रहा है, वो प्लस फिट वाली लाइन से आ रहा है, जो थीटा नॉट प्लस थीटा 1x1, राइट। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है, आई मीन समझ आ गया होगा। अब सिग्मोइड फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, तो सिग्मोइड फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, जो भी मेरे पे डेटा पॉइंट्स आ रहे थे, राइट, उनकी वैल्यू को क्या कर रहा है, एक रेंज में स्पेसिफाई कर देगा, 0 1 की फॉर्म में, राइट, जीरो। अब जितने भी जो नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, सिग्मोइड फंक्शन इनकी वैल्यू को 0 और 1 की रेंज में ला रहा है, और उसकी जो आउटपुट आएगी, इनकी आउटपुट, उनकी आउटपुट को ऐसे प्रिडिक्ट करेगा प्रोबेबिलिटी, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको एक बार देख सकते हो, सिग्मोइड फंक्शन मैप्स एनी रियल वैल्यू नंबर टू द रेंज, ठीक है, 0 और 1, एंड इट्स आउटपुट कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए प्रोबेबिलिटी। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। अब रेंज में जो भी वैल्यूज आ गई, राइट, क्लियर है, और रेंज में जो वैल्यूज आएगी 0 से 1 के बीच में ही आएगी, याद रखना, जो भी नंबर के अपने आउटलायर्स आ रहे हैं, उनकी वैल्यू जो आएगी 0 से 1 के बीच में ही आएगी, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, तो इसको बताना जरूरी है, बट मेन है कि आपको अगर प्रैक्टिकली भी समझ आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारे पॉइंट्स अच्छे हो जाए, बड़े तरीके से लगे, ठीक है, नॉट, जब आप इसको एक बार रिवाइज करो, ओके। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, व्हेन z इज पॉजिटिव, जब z की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि थीटा नॉट प्लस थीटा 1x1 की, द सिग्मोइड फंक्शन आउटपुट वैल्यू क्लोजर टू 1, तो उसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी, 1 के क्लोजर होगी, एंड इंडिकेटिंग द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव क्लास, तो वो इंडिकेट करेगी उसकी पॉजिटिव क्लास की हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब जब z की वैल्यू नेगेटिव होगी, तब तो वैल्यू क्लोजर होगी किसकी तरफ, 0 की तरफ। अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। अब देखो,
मैंने यहाँ लिखा है व्हेन z इज नेगेटिव द सिग्मोइड फंक्शन आउटपुट अ वैल्यू क्लोजर टू जीरो इंडिकेटिंग द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव क्लास। अब देखो, अब आप देखो, ये इसकी तरफ जा रहा है, राइट। जैसे डेटा पॉइंट इस तरफ आया तो आप देख लो ये वन के क्लोज, जो वन की तरफ चले जाएगा, राइट। देखो वन की लाइन में आ रहा है, राइट, इस तरह से। अगर यहाँ लेट सपोज यहाँ पे -1 -2 -3 हो जाएगी तो ये जीरो की तरफ चले जाएगा, राइट। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। मैं बस स्टार्टिंग में बता देता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें जो फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन को, जो बेसिकली क्या करेगा, जो कैटेगरीज आउटपुट था, ठीक है, उनको दो पॉसिबल आउटकम आएगी उनकी, जीरोस वन में समझ सकते हो, जीरोस और वन की फॉर्म में, क्योंकि बाइनरी का यही मतलब होता है, राइट। जिसमें मैंने एग्जाम वाला एग्जाम्पल आपको, पास और फेल वाला एग्जाम्पल बताया। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे, इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, कि अगर आउटलेट जैसे जैसे ऐड होते रहेंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सिग्मोइड फंक्शन होता है जो बेसिकली उनको स्क्वीज कर देगा, कि भाई उनकी जो वैल्यूज होगी ना वो जीरोस और वन की रेंज में ही रहेगी, और जो उनकी आउटपुट कैलकुलेट करेगा वो एज अ प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेगा। प्रोबेबिलिटी में आप देखते हो कि प्रोबेबिलिटी जीरो से वन के बीच में रहती है, राइट। ठीक है, ये बेनिफिट होता है सिग्मोइड फंक्शन का, जो आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड फंक्शन होता है, क्योंकि इस चीज को हम आगे जाके यूज करेंगे डीप लर्निंग के अंदर भी। यहाँ पे होता है हमारे पास हाइपोथेसिस फंक्शन, ठीक है, जो उसके बाद कैलकुलेट करता है। ये वैसे मैं बता देता हूँ, इसको भी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसको हम यूज करेंगे डीप लर्निंग के अंदर। इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन। यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, क्योंकि आप देखोगे यही सेम चीज है ना, हम वहां पे यूज कर रहे होंगे हाइपोथेसिस फंक्शन, ठीक है। ये क्या बोलता है, इसकी एक इक्वेशन होती है, वो मैं लिख देता हूँ। एच नॉट ऑफ एक्स, सॉरी एच थीटा ऑफ एक्स सिग्मा थीटा टी टू एक्स। तो यहाँ पे एच थीटा ऑफ एक्स, यानी कि ये जो देख रहे हो, जो मैंने हाइपोथेसिस वाला इक्वेशन बताता हूँ आपको, राइट। ये वाली इक्वेशन, एच थीटा ऑफ एक्स सिग्मा थीटा टी इंटू एक्स। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना हाइपोथेसिस वाली, ये इसी से कैलकुलेट कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। यहाँ पे इसी से इसको लिख रहा है, मतलब इसी फॉर्म में ये इक्वेशन इसी से डिराइव हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा टी ऑफ एक्स, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करूंगा डीप लर्निंग के अंदर, तो मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर मैं क्या क्या पैरामीटर मैंने यूज किए, तब आपको बहुत इजीली में समझ आ जाएगा। आप देख रहे होंगे ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन यहीं से डिराइव हुई है, इस वाली से, राइट, ये यहीं से डिराइव हुई है। देख रहे होंगे सिग्मा थीटा नॉट और थीटा वन एक्स वन को उन्होंने थीटा टी इंटू एक्स कर दिया। एक्स वो पैरामीटर होगा, यानी जो आपकी एक्स एक्सिस पे जो आप देख रहे हो ना, जैसे मेरे केस में नंबर ऑफ प्लेइंग आवर्स वाला था, वो फीचर, इनपुट फीचर, राइट। अब देखो, यहाँ पे तो मैं इसको ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डीप लर्निंग के अंदर। मतलब यहाँ पे जो एच नॉट ऑफ एक्स है, थीटा ऑफ एक्स है, ये बेसिकली क्या होगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी। भाई अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है, आप इसको वाई कैप भी बोल सकते हो, नो इशू, ठीक है। थीटा तो बेसिकली वो पैरामीटर हो गया, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर वेक्टर। इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे डीप लर्निंग के अंदर, इसको वहां बोलेंगे वेट्स, ठीक है, जहां पे हम वेट्स को कैलकुलेट करेंगे। एक्स आपका वो फीचर वेक्टर हो गया, फीचर वेक्टर हो गया, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन यहाँ से डिराइव हो रही है, क्योंकि ऐसा हमें कोई डिराइव नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ आपको मैथमेटिकल इंट्यूशन समझाना है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में तो आपसे चलो इसका इक्वेशन पूछ लेंगे, या फिर इसका यूज केस पूछ लेंगे, या फिर एग्जांपल पूछेंगे कि एग्जांपल बताओ कोई कहाँ पे हमें यूज करनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा था लीनियर का भी, वो भी काफी ज्यादा इजी था।
एसक्यूएल से, बट मेन है इसको आपको समझना। इंट्यूशन समझ आ गया तो आपको बहुत इजी वे में इम्प्लीमेंटेशन तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इंट्यूशन समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस एल्गोरिथम को समझना, क्योंकि एट द एंड आपको, मैंने पहले भी बताया था, आपको सोल्व करना होता है बिजनेस की प्रॉब्लम को, राइट। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फीचर वेक्टर हो जाएगा। और सिग्मा तो आप जानते हैं सिग्मा क्या होगा। सिग्मा क्या होगा, बेसिकली एक सिग्मोइड फंक्शन, जिसे बोलते हैं सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, सही कर लेते हैं एक बार फिर से। ये जी समझ नहीं पाता है। सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। ये इंटरव्यू में पूछ लेंगे आपसे सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, तो बेसिक स्क्वीजिंग करता है, स्क्वीज करता है। और मेन उसको आपको पता बताना होगा कि भाई जो वैल्यूज और डेटा पॉइंट्स होंगे उनकी रेंज, स्पेसिफिक रेंज भी डिफाइन कर देगा 0 से 1 के बीच में, और उनकी जो आउटपुट आएगी वो प्रोबेबिलिटी आएगी, उनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा, राइट। और इसकी इक्वेशन पूछ लेंगे 1/1 + e⁻z, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे थीटा टी क्या है, तो ये जो कैलकुलेट कैसे करता है ना, सिग्मा तो आप समझते हो, वो जेड वाले से कैलकुलेट कर लेगा। ये जो मैंने लिखा था थीटा टी इंटू एक्स, ये बेसिकली मैं जब आपको बताऊंगा ना डीप लर्निंग में, वहां पे हम इसको ना डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, अभी आप इतना कंफ्यूज मत होना, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इतना यूज नहीं करेंगे। इसको यूज करेंगे हम डीप लर्निंग के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि वहां तो मैं आपको मैथ्स भी एक्सप्लेन करूंगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द पैरामीटर वेक्टर, यानी कि जो पैरामीटर वेक्टर है ना मेरा एक्स, एंड द फीचर वेक्टर। देख रहे हो ना, डॉट थीटा टी इंटू एस, बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, ये पैरामीटर वेक्टर का और फीचर वेक्टर का। ये जो दो पैरामीटर देख रहे हो ना, इनका बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करेंगे, राइट, थीटा टी इंटू एक्स। क्लियर है? ओके, ये आपको समझ आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आपने सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में सीख लिया, आपने सीखा हाइपोथेसिस फंक्शन। फिर से बता रहा हूँ, ये डेफिनेट हमने यहीं से डिराइव किया है, और ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसको चाहो तो अभी आप स्किप भी कर सकते हो, बट ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को आपको वेट बताना पड़ेगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा कब, जब हम डीप लर्निंग के पढ़ेंगे, डीप लर्निंग में इसको सीखेंगे, क्योंकि अभी हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी सिर्फ आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट होता है इसके अंदर, वो है लो ग्लोस, ठीक है। और देखो ध्यान से देखना, उसके बाद बताता हूँ। जो थर्ड इसमें आता है वो आता है लो ग्लोस, जिसका दूसरा नाम होता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। देखो इसके बारे में बताता हूँ, राइट। ये तो आपने समझ लिया। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। फिर मैं इसकी आपको ना इसका इक्वेशन भी लिख के बताऊंगा। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो देखो, log loss also known as the binding loss, entropy loss, जो मैंने आपको बताया। अब देखो मीनिंग क्या है इसका, बेसिकली इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। अब परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करता है, ठीक है, whose output is the probability bit value between 0 और 1, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये करता क्या है, ये बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ, आपको याद होगा ना, मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में, जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर एमएससी, आरएमएससी, राइट, एमएई निकालते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, है ना, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये यही है, यहाँ पे इसका नाम है लॉग लॉस या फिर बाइनरी लॉस एंट्रोपी लॉस, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने मॉडल की परफॉर्मेंस ऑफ क्लास, जो भी हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल होता है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और जिसकी, अब देखो उस इनमें उसकी जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी आएगी, एज अ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है 0 से 1 की फॉर्म में, राइट, 0 और 1,
के बीच में ही आएगी। आपको पता है प्रोबेबिलिटी तो 0 1 के बीच में ही लाई करते रहे। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया। अब मैं आपको ना इसकी क्वेश्चन बताया था, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन क्या बोलती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इसकी क्वेश्चन एक काम करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इसकी क्वेश्चन क्या बोलती है देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जे से डिनोट करते हैं बेसिक कोस फंक्शन। ठीक है, थीटा 0 थीटा 1 दो होंगे कोस। अब देखो यहाँ पे पहले होते हैं माइनस के लोग एस थीटा ऑफ एक्स। कब होगा? अगर y की वैल्यू 1 है। ठीक है, माइनस लोग 1 माइनस के एस थीटा ऑफ एक्स इफ y की वैल्यू 0 है। अभी मैंने आपको बता रहा हूँ इसको में, अगर y की वैल्यू 1 होगी तो माइनस लोग एस थीटा ऑफ एक्स यूज करेंगे। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो माइनस लोग 1 माइनस एस थीटा ऑफ एक्स होगी। ठीक है, और फिर इसको पूरे को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पे क्या इक्वेशन बनती है। तो तब हमारे पे इक्वेशन आती है जे थीटा नॉट थीटा 1। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे, माइनस के लोग सॉरी माइनस के वाई लोग एस थीटा ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस के वाई लोग 1 माइनस एस थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसकी एक ओवरऑल इक्वेशन होती है लॉग फंक्शन की। तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है लॉग लॉस की। जब y की वैल्यू 1 होगी तो तब क्या होता है, माइनस लॉग एस थीटा ऑफ एक्स यूज करते हैं। y की वैल्यू 0 होती है तो log 1 माइनस के सॉरी log 1 माइनस एस थीटा ऑफ एक्स यूज करते हैं। अब दो ये इसकी एक पूरी की इक्वेशन है, यहाँ से डिराइव होती है, राइट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली जो लॉग लॉस फंक्शन है उसका दूसरा नाम होता है बाइंड्रिक लॉस, एंट्रोपी लॉस। तो बेसिकली ये करता क्या है, मेजर करता है मॉडल की परफॉर्मेंस को, जो भी मेरा क्लासिफिकेशन मॉडल होता है, राइट। और उसकी जो आउटपुट आती है, उसके आउटपुट को एज अ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा, राइट। और 0 से 1 वाला के बीच में उसकी वैल्यूज होगी, राइट। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो इस तरह से डिफाइन होती है। अगर y की वैल्यू 1 है तो हम यूज करेंगे माइनस log एस थीटा ऑफ एक्स। अभी हम यहाँ पे सिंपल आप इक्वेशन 1 डाल के देखो, यहाँ पे y की वैल्यू 1, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। आप y की वैल्यू 0 डाल के देखोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। क्लियर है? मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो अगर मैंने बोला लेट सपोज, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इक्वेशन, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी आपको समझने में, बट इसको आपको समझना होगा काफी ज्यादा। मतलब ये इंटरव्यू में तो नहीं पूछते हैं इक्वेशन, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। सो इफ y इज इक्वल टू 1, मेरे को भी जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था मेरे को भी काफी प्रॉब्लम हुई थी इसको समझने में, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको चीजें आती रहेगी। तो y इज इक्वल टू 1, तो देखो अब y की वैल्यू क्या कर रहे हो, 1 पुट करो, इस वाली इक्वेशन में 1 पुट कर दो, क्या होगा। देखो 1 और 1 माइनस 0, ये तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे तो 0 आता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो माइनस के y log एस थीटा ऑफ एक्स वाली इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अगर y की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने लिखा था, राइट। अगर मैंने बोला y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू सही कर लेते हैं यार एक बार। ठीक है, अगर y की वैल्यू होती है 0, तो तब क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करेगा। अब देखो इस वाली क्वेश्चन में डाल दो y की वैल्यू 0, यहाँ तो 0 करोगे तो 0 ही आएगा, राइट। अब 1 माइनस 0 1, राइट। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के लॉग 1 माइनस एस थीटा ऑफ एक्स।
ठीक है, क्लियर है। ये आप इसको बोल सकते हो, इसका कोस्ट फंक्शन भी बोल सकते हो, कोस्ट फंक्शन, राइट। क्योंकि कोस्ट फंक्शन में आप क्या करते थे, बेसिकली आप वो एरर तो कैलकुलेट करते थे, एमएससी आपको याद होगा, जिसमें आपका काम होता था उस एरर की वैल्यू को मिनिमम करना, सॉरी मिनिमाइज करना, राइट। जिसमें हमारा लीनियर रिग्रेशन में फाइनल एम होता था, राइट। कुछ मतलब चीजें आप देख रहे हो, इंट्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, राइट। और हमारी जो वैल्यूज इक्वेशंस, इक्वेशन तो सेम ही थी, y इक्वल टू mx प्लस c, राइट। यहाँ पे जो बस हमने ये देखा ना, कुछ एक हमने पढ़ा यहाँ पे सिग्मोइड फंक्शन के बारे में, राइट। क्योंकि यहाँ पे एज अ प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है, जो वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा ना आउटपुट, एज अ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो log लॉस की इक्वेशन क्या होती है, जे थीटा, जे क्या है यहाँ पे, कोस फंक्शन है, राइट। माइनस के वाई लॉग एस थीटा ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वाई लॉग इनटू वन माइनस एस थीटा ऑफ एक्स, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो कोस फंक्शन होता था, राइट, क्योंकि कोस फंक्शन की इक्वेशन भी आप इसको कोस फंक्शन भी बोल सकते हो यार। यहाँ पे ना कोस फंक्शन की इक्वेशन भी यही सेम होगी, ठीक है। क्योंकि एट द एंड निकाल तो कोस फंक्शन ही रहो यहाँ पे, राइट। जो आपने log लॉस की वाली इक्वेशन निकाली ना, ये log लॉस वाली, ठीक है, इसी सेम इक्वेशन होते हैं कोस फंक्शन वाली की, ठीक है। क्लियर है। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। बस वहां पे एक चीज हम मुझे एक, हाँ, एक चीज और बताता हूँ, मैं बताना भूल गया। क्योंकि हम वहां पे याद होगा, वहां पे हम डिवाइड करते थे इसको वन अपॉन एन से, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको किससे, वन अपॉन एम से कर देंगे यहाँ पे भी, ठीक है। क्योंकि नंबर ट्रेनिंग कितने आप डेटा सेट ले रहे हो, राइट, डेटा पॉइंट्स, तो यहाँ पे सेम ही यही इक्वेशन होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे पूरी की पूरी क्रॉस फंक्शन वाली, ठीक है। तो यहीं से डिराइव होती है, तो समीशन आई, इसको एक काम करते हैं, सही कर लेते हैं इसको। तो क्रॉस फंक्शन में इक्वेशन बता रहा हूँ आपको, जे ऑफ थीटा वन अपॉन एम, यानी कि ट्रेनिंग डेटा सेट जो भी आपके पास थे, माइनस के समीशन आई इज इक्वल टू एम, राइट। इस तरह से लिख देता हूँ, वाई ऑफ आई लॉग, क्या थी वो, एस थीटा ऑफ एक्स, एस थीटा ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स आई लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। डेटा पॉइंट जितने भी हमारे पास होंगे। दूसरी क्या थी, वन माइनस के आई लॉग वन माइनस के एस थीटा ऑफ एक्स आई, राइट। सेम ही है, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। आपकी इसकी जनरल इक्वेशन को आप याद कर लो, वही, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको बस गॉस फंक्शन में तो डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट्स, राइट, वन एम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, क्योंकि एट दी एंड हमारा कोस फंक्शन का तो काम यही हुआ कि भाई हम उसकी वैल्यू को मिनिमाइज करें, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया था, कोस फंक्शन इज द एवरेज ऑफ log loss ओवर ट्रेडिंग एग्जांपल। बेसिकली आप एवरेज निकाल रहे हो, आपने जो भी इक्वेशन ली उसको आप डिवाइड कर रहे हो एमसीक्यू, नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स, राइट। बेसिकली आप एवरेज निकाल रहे हो। द गोल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज टू मिनिमाइज द कोस फंक्शन बाय एडजस्टिंग पैरामीटर, राइट। अब वो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा थीटा, राइट। सेम चीजें हैं, मैंने सेम चीजें बताई थी आपको। वहां पे आप स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को क्या करते रहते थे, निकाल लेते थे, राइट। और किसी एक पॉइंट पर आपको जहाँ पे ग्लोबल मिनिमम होता था, आपको ग्रेडियंट डिसेंट याद होगा, कि जहाँ पे हम यही सेम काम तब तक करते रहेंगे, रिपीटली प्रोसेस करेंगे, तब तक वो एरर की वैल्यू, यानी कि कोस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम ही हो जाती है। और यहाँ पे वही मैंने लिखा है, क्योंकि लोग लॉस का एवरेज ले लोगे तो आपको कोस फंक्शन बताया था, राइट। तो द गोल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज टू मिनिमाइज द कोस फंक्शन, ठीक है। तो हमारा यही काम होता है कि कोस फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करना बाय एडजस्टिंग द पैरामीटर थीटा।
अब देखो वो अब किस टेक्निक से करते हैं, उस टेक्निक का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, जो बेसिकली ऑप्टिमाइज करेगी उसको, राइट। और वो प्रोसेस तब तक करेगी जब तक वो ग्रेडियंट डिसेंट, यानी कि आपको मैंने बताया था, मैं दिखाया था एक बार, ठीक है। मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन में बताया था कि दिस इज एन आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट रिपीटेडली एडजस्ट बीटा नॉट एंड स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को, और तब तक करेगी जब तक वो जो सम ऑफ स्क्वायर एरर था, राइट, जब तक वो मिनिमम नहीं हो जाता, राइट। अब देखोगे फिर एक किसी एक पॉइंट पे, यानी कि और मिनिमम कहाँ पे होगा, आपको सेंट्रल पॉइंट पे मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम मिलता था, राइट, वैल्यू का ग्राफ होता था, राइट, आपको याद होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, नोट्स स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट वाली टेक्निक होती है ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसके इक्वेशन भी बताता हूँ। ये याद है, सेम ही यही चीजें हम पढ़ रहे होंगे कहाँ पे, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर भी, राइट। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट डिसेंट के लिख दिया कि ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, ये आप जानते हैं, राइट। तो बेसिकली आपकी एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करता है, और तब तक ये करेगा कि वो जो आप, जब तक आपको ग्लोबल मिनिमा की वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है, यानी कि जो कोस्ट फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं हो जाती, आप ये समझो इन शॉर्ट, इज यूज टू मिनिमाइज द कोस्ट फंक्शन, ठीक है। अगर इंटरव्यू में पूछे कि हमें ग्लोबल ग्रेडियंट डिसेंट कहाँ पे यूज करते हैं, बेसिकली क्या करता है, आपकी हेल्प करता है कि उस कोस्ट फंक्शन वैल्यू को मिनिमाइज करता है, राइट। आई नो कि फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है ये चीजों को समझने में, लेकिन आप इसको एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। एंड इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि देखो, जब आप थ्योरी पढ़ो तो आपको इंट्यूशन के साथ, हम पहले फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट लेक्चर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, राइट। मैं डायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता सकता, इसके से बता दूंगा, फिर आपको चीजें समझ नहीं आएगी कि ये पैरामीटर कैसे आया, चीजें कैसे हो रही है, राइट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब क्या है, राइट। इसमें सिगमोइड फंक्शन कैसे यूज होता है, जो बेसिकली स्क्वीजिंग करता है, राइट, स्क्वेजिंग करता है, राइट, जो स्क्वीज करता था डेटा को, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसमें मैंने आपको इक्वेशन बताई कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, कि वो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हो आप, राइट। फिर उसमें हाइपोथेसिस फंक्शन के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया इसके लॉग लॉस फंक्शन, यानी कि क्योंकि लॉग लॉस फंक्शन से ही आप कैलकुलेट करोगे कोस फंक्शन को, और कोस फंक्शन को मिनिमाइज करोगे आप ग्रेडियंट डिसेंट से, राइट। So gradient descent is an optimization algorithm used to minimize the cost function. In logistic regression, we update the parameter theta using the gradient of the cost function with respect to the parameter. ठीक है। तो अब इसके लिए ना मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, और इसी सेम इक्वेशन को हम यूज करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, सॉरी डीप लर्निंग के अंदर भी। थीटा ऑफ जे, यहाँ पे इसको बोलते हैं लर्निंग रेट, ठीक है। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सही गलत है एक बार यार, ठीक है। अभी अभी आप सिर्फ ना इसको इक्वेशन को समझ लो, बट इसका जो एक प्रॉपर डेरिवेशन है, और इसका जो मैथमेटिकल इंट्यूशन है ना, कि कैसे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, कैसे इक्वेशन आती है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डीप लर्निंग में, क्योंकि वहां पे मेरे को आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। यहाँ पे से हम इसको एज अ यूज करेंगे, ठीक है। थीटा जे ऑफ थीटा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा ऑफ जे, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन होती है जहां पे हम जो आपकी हेल्प करेगी उस कोस फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करने में, राइट। थीटा ऑफ जे, ठीक है। यहाँ पे कोस फंक्शन निकाल दो, माइनस मैंने किया अल्फा का मतलब यहाँ पे लर्निंग रेट, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे जे थीटा का अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा जे, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा, जो यहाँ पे अल्फा क्या है, बेसिकली ये लर्निंग रेट है, यानी इसको भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे डीप लर्निंग के अंदर। लर्निंग रेट है, और आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जे थीटा अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा जे। इसको सही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जे थीटा अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा जे। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल, ओके पहले मैंने गलत कर दी। ये क्या है, बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव है। मैं आपको बताऊंगा अभी पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कोस फंक्शन, यही सेम चीज मैं आपको बताऊंगा डीप लर्निंग में भी, लेकिन वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक है, राइट। अब मैं अभी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको मीनिंग बता दे। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होता है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, यही सब चीजें होती है इसके अंदर, राइट। कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी किस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन से वो आउटपुट फीचर क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को, राइट। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट हम इसलिए यूज कर रहे हैं, फिर से बता देता हूँ, कि हमें वो कोस फंक्शन की जो वैल्यूज को मिनिमाइज करना है, राइट। आप देख रहे थे ना जब मैं आपको बता रहा था कि जब इसको हम प्लॉट करेंगे, राइट, और वो हमें इस पॉइंट पे हमें ग्लोबल मिनिमम मिलता था, यानी कि जो कोस फंक्शन होगा इस वाले पॉइंट पे मिनिमम होगा, और इसी को हम बोल देते हैं ग्लोबल मिनिमम, राइट। और ये ग्राफ का नाम क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, और मैं पूरा जो मेरे पास एग्जांपल है फिर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, इन मतलब समरी बताया था, राइट। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, वेट कर लेता हूँ। ओके, सही कर लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, यहाँ डिलीट कर देते हैं, रिप्लेस कर देता हूँ। देखो, अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ चीजें काम कैसे करती है, राइट। देखो सब सपोज हम क्या कर रहे हैं, मैं डेटा सेट ले रहा हूँ स्टूडेंट एग्जाम का स्कोर्स का, ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम स्कोर का डेटा सेट ले रहे हैं, जो बेसिकली मैं उसको प्रिडिक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट एग्जाम होगा उसको डिनोट कर रहे हैं एक्स से, जो बेसिकली बता रहा है स्टूडेंट एग्जाम स्कोर्स। ठीक है, वेदर दे पास और नॉट, जो पास वाला फीचर है, राइट, पास हो गया नहीं उसको वाई से डिनोट कर रहे हैं। एंड वी वांट टू बिल्ड अ मॉडल, हमें एक मॉडल बिल्ड करना है जो प्रिडिक्ट करेगा वेदर स्टूडेंट विल पास और फेल। तो हमें एक मॉडल बनाना है यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से, जो बेसिकली प्रिडिक्ट करेगा कि वो पास होगा या फेल होगा एग्जाम में, राइट। ठीक है, ये हमें प्रिडिक्ट करना। अब देखो जो इनपुट डेटा का फीचर, हमने उसको एग्जाम स्कोर को एक्स ले लिया, यहाँ पे टारगेट वेरिएबल क्या होगा, पास और फेल होगा, राइट। अब हाइपोथेसिस फंक्शन लगाएंगे, यानी कि सिग्मोइड फंक्शन लगा के। ठीक है, अब देखो मैंने सेम ही बताया था आपको, ये थीटा टी वाला। अगर आप इसको, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है ना इस वाले, अभी आप इसको स्किप कर सकते हो इस वाले पार्ट को, आप सिर्फ इस वाली क्वेश्चन को याद रखो।
ये वाली क्वेश्चन याद करोगे, सिगमोइड फंक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। आप इतना कंफ्यूज, तो इसको स्किप कर सकते हो आप कि, ठीक है। आप सिर्फ इस वाली क्वेश्चन को अपने माइंड में याद रखो, ठीक है। एस थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन याद करो। फिर इस पर हाइपोथेसिस फंक्शन लगाता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कोस फंक्शन निकालते हैं। कोस फंक्शन लॉग फंक्शन से लॉग लॉग से निकालेगा उसका एवरेज लेके, राइट। और उसके बाद वो थीटा कोस फंक्शन क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। मतलब ये ऐसे प्रोसेस चलती है, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हो ना यहाँ पे कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस का मतलब होता है, ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका काम होगा यहाँ पे कन्वर्ट करेगा वैल्यू को। आप कब तक करेगा, जब तक उसको लोकल मिनिमम में वैल्यू भी मिल जाती है, ये होता है कन्वर्जेंस का मतलब, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसके और भी एग्जाम्पल बताऊं ना, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे इंटरव्यू में पूछे आपसे, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक हो सकता है इसका एग्जाम्पल ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन, राइट। ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन, देखो वो कैसे, ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन में कैसे कर सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक मॉडल बनाएंगे, राइट। जिसका गोल क्या होगा, जिसका काम ये होगा कि वो ईमेल को चेक करेगा कि वो ईमेल स्पैम है या नहीं है, ठीक है, मॉडल, ठीक है। तो वो अब ये चीजों को चेक कैसे करेगा, वो फीचर्स की वैल्यू देखेगा, फीचर्स, वो बेसिकली फीचर्स को देखेगा, राइट। अब फीचर में सबसे पहले देखेगा कीवर्ड्स क्या है, ईमेल में आपको किस में क्या क्या कीवर्ड्स यूज करे गए हैं, उनकी वर्ड की फ्रीक्वेंसी को चेक करेगा, राइट। इस तरह जो मॉडल होगा, राइट। और बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चेक करेगा कि ईमेल आपसे क्या कहना चाहती है, राइट, किसके बारे में ईमेल है, राइट। इस तरह से हम मॉडल बना सकते हैं। अब मान लो मैंने बोला कि भाई अगर स्पैम होता है तो वो वन होगा, नॉट स्पैम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करेगा, मतलब इस तरह से बाइनरी में तो आपको जीरो वन में डिफाइन करना पड़ता है, तो यहाँ पे स्पैम में जीरो है, पाथ ऑफ फेल बताया था, राइट, जीरो और वन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो जीरो और वन के बीच में ही रहेगी, राइट। क्लियर है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो वो एज आउटपुट उनकी कैलकुलेट करेगा, राइट। तो इस तरह से मॉडल हम बना सकते हैं जो ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बेसिकली उसमें गोल क्या होगा कि वो ईमेल को चेक करेगा वो ईमेल स्पैम है या नहीं है, ठीक है। स्पैम होगी तो मैंने कहा उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा तो वन हो जाएगा, उसमें जीरो हो जाएगा। लेकिन वो फीचर्स मेन है, वो चेक कैसे करेगा, वो फीचर्स में देखेगा फीचर्स क्या क्या है, कि ईमेल में क्या क्या कीवर्ड यूज करेगा ये आपने, राइट। ईमेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितनी वर्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे वो चेक करेगा। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मेडिकल डायग्नोसिस, जिसमें मेरे को पता लगाना है कि किसी पेशेंट को शुगर है नहीं है, डायबिटीज वाला। इसका मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें हम, ठीक है, डायबिटीज प्रिडिक्शन वाला, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है इसमें, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट ये आपको समझना होगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम बताया था यहाँ पे, तो जैसे देखो मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि वेदर पर्टिकुलर डिसीजेस की, जैसे कोई भी मेरा पेशेंट है, राइट, और मेरे को प्रिडिक्ट करना, मेरे को मॉडल बनाना है बेसिकली ऐसा कि उसको डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। अगर उसको होता है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर प्रेजेंस है तो वन है, नहीं है तो जीरो, राइट, इस तरह से है। अब देखो मॉडल को बनाएंगे कैसे, लेकिन मॉडल एट दी एंड मॉडल को फीचर्स ही तो चाहिए, फीचर्स। अब देखो फीचर्स को कैसे कैसे देख सकता है, बेसिकली फीचर्स के अंदर होने चाहिए कि पेशेंट की एक तो मेडिकल हिस्ट्री हम कह सकते हैं, राइट, यानी कि उसको सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स भी हो सकता है इस तरह के फीचर्स, ठीक है। क्योंकि एट द एंड प्रिडिक्ट तो भाई फीचर से ही करेगा, राइट। और टेस्ट रिपोर्ट यानी कि टेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं, उसका मेडिकल हिस्ट्री बोल सकते हो या मेडिकल डेटा, इन सब फीचर को यूज करके क्या करेगा वो, इन सब की जो भी मतलब टारगेट फीचर होगा, राइट, उनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा, राइट। क्योंकि आउटपुट फीचर में तो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालता है, राइट, प्रिडिक्ट करने के लिए। अब भाई प्रिडिक्ट मैंने बताया था ना, क्योंकि प्रिडिक्ट करने के लिए तो वो प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करेगा।
कि उसको है ना, ठीक है, उनको ये मेरे सब फीचर्स हो गए राइट, उनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। और फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज यहाँ पे उसका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल क्या है, ये सब पैरामीटर चेक करेगा राइट। इस तरह से उसकी एज क्या है, मतलब इस तरह से मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि मेल सॉरी लॉजिस्टिक हम प्रॉब्लम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं ईमेल्स पे हम क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट। और मेडिकल डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं, जब मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि किसी पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं, और वो प्रिडिक्ट कैसे करूंगा। सिंपल है कि मैं जो भी मेरे पे फीचर है राइट, फीचर को मॉडल चेक करेगा कि भाई सिम्टम्स देखेगा, टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट देखेगा, पेशेंट की हिस्ट्री देखेगा, ठीक है, फिर पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं इस तरह से कैलकुलेट करेगा, उसकी क्या एज है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल क्या है उसका, मतलब ये सब पैरामीटर्स देखेगा। तभी मॉडल भी प्रिडिक्ट कर पाएगा, बेसिकली क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है राइट। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है राइट। और प्रोबेबिलिटी को हम जानते हैं अच्छे से, हमने सीख लिया था स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई अगर 1 होगा तो इट मीन प्रेजेंस है, नहीं है, ठीक है, तो उसको डायबिटीज है यानी कि प्रेजेंस है। 0 है इट मीन्स उसको नहीं है राइट, एब्सेंस है इस बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अभी, ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ये सब प्रॉब्लम इसके हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया था। सिमिलरली आप एक एग्जांपल ले सकते हो क्रेडिट असेसमेंट का, जिसमें हम ऐसा मॉडल बनाएंगे जो बताएगा कि भाई इस बंदे को लोन मिलना चाहिए या नहीं। जैसे सिबिल स्कोर होता है राइट, सिबिल स्कोर आपका अच्छा होगा तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह से भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या करेगा, फीचर्स पे क्या करेगा, जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा राइट मॉडल, कि अगर मान के चलो कि आप डिफॉल्ट लिस्ट में तो नहीं आते, कि आपका जो सिबिल स्कोर खराब है कहीं, ठीक है, बेसिकली वो वहां पे भी पैरामीटर चेक करेगा राइट, कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या क्या है, आपकी इनकम क्या है, ठीक है, आपका कोई लोन तो नहीं है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, इस तरह से ये सब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, जब मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा एसकेलन से, और हम इसमें प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो तीन एग्जांपल आप बोल सकते हो इनमें, अगर आपसे पूछे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मेन मेन बता दिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक टॉपिक बचा है हमारा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको रेगुलराइजेशन बताया था टेक्निक राइट, इसमें मैंने लेसो, ब्रीथ और इलास्टिक बताया था। लेसो में हम L2 रेगुलराइजेशन यूज करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली रिड्यूस करता है किसको, ओवरफिटिंग को राइट। और वो क्या करता है, आपका फीचर सिलेक्शन करता है राइट, लेसो, और दोनों को जो कंबाइन करता है होता है इलास्टिक राइट। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं पेज को कलर चेंज कर लेते हैं, सेम ही है, मतलब आपको समझ आ गया होगा। मैं लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन बताऊँ आपको, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं विद रेगुलराइजेशन टेक्निक, रेगुलराइजेशन टेक्निक, पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो, 3 टेक्निक होती है हमारे पास, ठीक है। पहली टेक्निक रीच वैल्यू होता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं सेम वही कोस फंक्शन वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। सॉरी, log लोस वाला फंक्शन, वो क्या कहता था, माइनस के वाई log एस थीटा ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस के वाई एस थीटा ऑफ एक्स राइट। और जब इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1/m से, ठीक है, उसका कोस फंक्शन बता देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, अगर आपको पता ही होगा, अगर आप L2 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप इसमें यहाँ पे जोड़ दोगे क्या चीज, यहाँ पे ऐड कर दोगे क्या चीज, L2 रेगुलराइजेशन,
तो आपको बेसिकली मिलता है रिज वाली, ठीक है, रिज वाली कंडीशन, जिसमें आप कुछ नहीं करते, सेम यही वाली कंडीशन होगी, 1/m माइनस के वाई log एस थीटा ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस के वाई log एस थीटा ऑफ एक्स। अगर इसे आप सोल्व करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो यहाँ पे डिफरेंस करते कहते हैं वो लैम्डा पैरामीटर होता था, राइट। आई इज इक्वल टू 1n, और यहाँ पे हम करते कहते थे थीटा का स्क्वायर करते थे, राइट, यानी कि स्लोप का। सेम वही आप देख रहे हो ना, ये सेम कोस फंक्शन है, यहाँ पे वही सब पैरामीटर ऐड होते रहेंगे। और ये बेसिकली करेगा क्या आपका, बेसिकली करेगा क्या, रिड्यूस करेगा ओवरफिटिंग को, ठीक है। L1 में क्या होगा, L1 में भी सेम ये चलेगा, वहां पे आप उसका एब्सोल्यूट निकाल दोगे। मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको फिर से चीजें रिवाइज हो जाए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और अगर मैं आपको L2 बताऊँ, राइट, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखो L2 वाले में तो क्या होगा, सॉरी L1 वाले में क्या होगा, यानी कि लेसो वाले में, ठीक है। लेसो वाले में तो बहुत सिंपल है, सेम यही रहेगा फंक्शन। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्या चीज, लैम्डा समीशन आई एन, मीन निकाल देंगे, सॉरी इसका एब्सोल्यूट निकाल देंगे, थीटा की वैल्यू, राइट। क्लियर है। ये भी स्लोप, इसको आप स्लोप बोल सकते हो या इसको आप कोफिशिएंट बोल सकते हो, कोफिशिएंट, ठीक है। आपको और ये किसके लिए हम यूज करते थे, बेसिकली फीचर सिलेक्शन के लिए डिटेक्ट, राइट। देखो मेन तो इसमें ये चीज है जो मैं आपको बताया, रिड्यूस ओवर फिटिंग फीचर सिलेक्शन, यही वाले पूछते हैं अगर आप, ठीक है। इक्वेशन तो आप देख लो कि आप सिंपल एक बार आपने सीख ली, सेम चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो, राइट। इलास्टिक नेट क्या कहती है, इलास्टिक नेट में कुछ, सॉरी इलास्टिक नेट में आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल जो भी आपके पास इक्वेशन थी इन दोनों को कंबाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ वो L1 वाली, यहाँ पे L2 वाली, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, काम कर दो ना, पूरा ही लिख देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, पहले L1 वाली आएगी, तो यानी कि λ1 समीशन आई एन थीटा का स्क्वायर, λ2 समीशन आई लैम्डा, सॉरी इसका मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता था हमारे पास, λ1 और λ2, इसको हम बोलते थे हाइपर पैरामीटर, ठीक है, हाइपर पैरामीटर। जैसे भी यहाँ पे वो आता है ना, आपको पता होगा ये हम क्यों यूज करते थे, वो जीरो नहीं होने देगा उसको, राइट। अगर फीचर सेक्शन में जीरो भी हो जाता है, लेकिन वो फीचर को सिलेक्ट करने के लिए काम होता है, क्योंकि वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वाली, राइट, क्योंकि कुछ स्लोप की वैल्यू जीरो हो सकती है वहां पे, लेकिन रिड्यूस ओवर फिटिंग में उसको जीरो नहीं होने देगा, राइट। टूवर्ड भी जीरो ले आएगा, बट जीरो नहीं होने देगा उसको, आपके एरर को। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको दोनों के साथ यूज करने हैं, तो आप इलास्टिक नेट वाली यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना, एसकेएलएन में आप जाना, एसकेएलएन में मैं दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। तो एसकेएलएन के अंदर एक बार हम देख भी लेते हैं, एसकेएलएन लॉजिस्टिक, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन एक बार आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर लेना। जैसे वहां पे वो लैम्डा की जगह अल्फा यूज करते थे, राइट, यहाँ पे सी यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी यूज करते हैं, सी वाले, ठीक है। वहां पे हम अल्फा को लैम्डा बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे सी यूज करते हैं, और इसके बीच में एक रिलेशन भी होती है, ठीक है, लैम्डा और सी के बीच में, लैम्डा, ठीक है। जो बेसिकली लैम्डा होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सी के, या फिर जो सी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के, ठीक है। मैंने बता दिया आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसकी एक बार डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा एक बार कल, क्योंकि ये तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद से भी इसको रीड कर लेना,
फिर आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देख रहे हो ना यहाँ पे रेगुलेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन सीजी सागर में सब चीज़ बताऊंगा आपको यहाँ पे L2 नॉर्म पेनल्टी आपको याद होगा, पेनल्टी मैं हर एक चीज को बहुत इजी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, L2 पेनल्टी क्या है, इट मींस यहाँ पे रीच होगा, L1 क्या है, यहाँ पे लेस होगा। इलास्टिक में बोथ पेनल्टी एंड यूज करो तो आपको इलास्टिक नेट वाली यूज करो, राइट। सी वो आपकी देखो इनवर्स, अब देखो देख रहे हो ना, वो इनवर्स ऑफ रेगुलेशन स्ट्रेंथ, यानी कि लैम्डा का आप सिंपल इनवर्स निकाल रहे हो। ठीक है, वो सी का मतलब होता है यहाँ पे इनवर्स निकाल रहे हो उसका, राइट। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को आज ये समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी थी, और ठीक है, आपको और एग्जांपल देखने हैं तो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे जो मेरे पे है नोट्स मैं यहीं पे कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपकी को और आपकी हेल्प करेगा इसको समझने में। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो चीजें मैं आपको बता था एग्जाम्पल, इसको आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है हर एक चीज को। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने दो तीन एग्जाम्पल मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ईमेल क्लास क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन यहाँ पे थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी जहाँ से नोट्स मिलते हैं, ठीक है, मैं भी खुद ऑनलाइन पढ़ता हूँ, वही चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, राइट। सो देखो यहाँ पे ईमेल क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया, राइट। यहाँ पे आपका टारगेट क्या होगा, आपको मॉडल बनाना है, वो बताएगा कि भाई ईमेल स्पैम है नहीं है। बेसिकली वो भी डिपेंड करता है फीचर्स पे, राइट। वो कीवर्ड्स को रीड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक देखेगा। ठीक है, स्पैम है तो वन टिक बता देगा, वन से डिफाइन कर देंगे, नॉन स्पैम है तो जीरो से। ठीक है, हम बेसिकली उनकी प्रोबेबिलिटी को जो प्रिडिक्ट कैसे करता है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालता है, राइट। यही मेन होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेडिकल डायग्नोसिस वाला। ठीक है, सॉरी मेडिकल डायग्नोसिस वाला, जिसमें आप प्रिडिक्ट करोगे किसी पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। यहाँ पे टारगेट वेरिएबल क्या होगा, वुड रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ डिसीज और नॉट, राइट। ये आपको रीड करना है। देखो मैंने बताया था ना, सिम्टम्स से देखेगा, वो टेस्ट रिजल्ट चेक करेगा, मेडिकल हिस्ट्री डेटा देखेगा, और प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि उसको डायबिटीज कैसे करेगा, फैक्टर देखेगा, बीएमआई इंडेक्स, ग्लूकोज लेवल, ये सब चेक करेगा। क्रेडिट वाला रिस्क असेसमेंट, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको लोन देना चाहिए नहीं। ठीक है, तो अगर आपका नाम डिफॉल्टर में आ रहा है, देखो रिग्रेशन मॉडल बेसिकली प्रिडिक्ट करेगा लाइक्लीहुड कस्टमर डिफॉल्टिंग अ लोन, इसको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, राइट। तो भी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आपके क्रेडिट स्कोर क्या है, आपका इनकम सोर्स क्या है, राइट, एम्प्लॉयमेंट हो या नहीं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका चेक करेगा, इनकम क्या है आपकी, इनकम रेशियो कैलकुलेट करेगा। ये सब पैरामीटर्स होते हैं, राइट। इसकी हेल्प से ही वो प्रिडिक्ट करता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट, मॉडल जो है कैलकुलेट करेगा करेगा, राइट। बट ये चीजें आपको बहुत इजी वे में समझ आएगी जब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे, राइट। ये तो मैं थ्योरी में बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे होता है कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी जैसे हमारे पास होस्टार है, राइट, तो जो कंपनीज होती है वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप उनकी सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट मंथ भी लोगे या नहीं लोगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं ना, वो हम सोल्व कर लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से, राइट। यहाँ पे हमारा काम यही है कि फीचर्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट। सेंटीमेंट, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया सेंटीमेंट एनालिसिस, जहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी कमेंट सेक्शन होता है, राइट, जैसे कुछ बंदे कमेंट्स पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं, कुछ न्यूट्रल वे में कमेंट्स करते हैं, राइट। तो इस तरह से हम भी एक मॉडल बना सकते हैं जो हमें बताएगा कि ये किस तरह के कमेंट्स हैं, राइट, प्रिडिक्ट करेगा उनको। तो इसको आप एक बार रीड कर लेना, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन है, यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू पूछेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आपको एक नाम बताने पड़ेंगे इसमें से दो तीन। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, आज के लिए इतना काफी है। मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको डेटा साइंस अब अच्छे से समझ आने लग गई है तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, और आप इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। ठीक है, तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।